हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एकेटीयू के एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे इसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ बच्चे इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। शॉर्ट में इसे हम लोग पीपीएस के नाम से भी जानते हैं। काफी बच्चे इसे पीपीएस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ही हो गया प्रॉब्लम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, ये सब्जेक्ट काफी इजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। जैसे कि हम लोग आपस में, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। उसी प्रकार कंप्यूटर से जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं उस लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे। यहाँ हम लोग सी लैंग्वेज को सीखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, लेकिन हम लोग के जो कोर्स कैरिकुलम जिस प्रकार से है उसमें हम लोग को सी लैंग्वेज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोर्स को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या बेसिक क्राइटेरिया है, क्या आपको आना चाहिए और कैसे फिर हम लोग इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि उसे पढ़ने का तरीका क्या हो। तो देखिए, पीपीएस को पढ़ने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से अपने चाहूंगा कि वो आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक जरूर बना ले। आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बनाने से आपका जो लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन होता है, वो ज्यादा तेज काम करेगा। और हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी बस लॉजिक बिल्ड करना है। ये आपका लॉजिक बिल्ड करने में काफी मदद करेगा। और चूंकि जिस प्रकार ये सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें काफी मैथ्स है, बेसिक मैथ्स ही है, जो आपको आर.एस. अग्रवाल अगर आप बना लेते हो तो आपको काफी मदद मिलेगी। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो एकेटीयू में काफी बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे जिनका 12th में बैकग्राउंड या स्टेट बोर्ड से होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से भी होंगे। तो 12th में उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन लिया होगा, जिससे उन्हें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। तो आज हम लोग अपने बेसिक नॉलेज को कुछ वीडियो में शुरू के कुछ वीडियो में बेसिक नॉलेज को मजबूत करेंगे और फिर हम लोग अब सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। अप्रोच इस प्रकार करेंगे ताकि हमें वो एग्जाम, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, उसमें भी मदद मिल सके और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडा भी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंप्यूटर आखिर होता क्या है। हम लोग आपस में आमतौर पर जानते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब की बात करते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से लाया गया है। कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट ग्रीक वर्ड से लाया गया है, जिसका आमतौर पर मीनिंग होता है कैलकुलेशन। तो जब कंप्यूटर को शुरू में बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तब इसे कैलकुलेशन के पर्पज से बनाया था, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा गया। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। अब प्रोसेसिंग डेटा, हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा क्या होता है? तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। और वही जब प्रोसेस हो जाता है तब वही डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में आप अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब हम लोग किसी भी, जैसे आप प्रेजेंटेशन दिए तो आप पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो आप प्रेजेंट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन होता है। अब ये करता क्या है? डेटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। आमतौर पे कंप्यूटर का दो ही काम होता है, डेटा को प्रोसेस करना और उसे स्टोर करना। और स्टोर कहाँ करता है ये सब हम लोग आगे जाके समझेंगे। आज हम लोग बेसिक समझते हैं, इसे फिर हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे वो प्रोसेस करेगा डेटा को। वो अपने से कुछ नहीं करेगा। वो इंसान के जैसा उसके पास लॉजिक नहीं, हमारे पास लॉजिक है। हमारा कंप्यूटर हमसे फास्ट जरूर है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई ब्रांच, डेटा साइंस, ये सब आने के बाद ऐसा कोशिश कयास लगाया जा रहा है कि कंप्यूटर आने वाले 10 साल में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। चार्ल्स बेबेज, नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, चूंकि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इन्वेंट किया था तो वही उसी फादर हो जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फादर इन्हें क्यों आखिर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर को इन्वेंट किया था वो सबसे बेस्ट नहीं होगा, सबसे बेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर आ गए हैं जो उस समय के बेस्ट, लेकिन इन्होंने ही कंप्यूटर को डिजाइन किया था। इन्होंने ही सपना देखा था, ऐसी कल्पना की थी
कि ऐसा किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट में इनपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस को शॉर्ट में समझिए, ऐसे तो डेफिनेशन हम लोग अगले वीडियो में इसे और डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन आज शॉर्ट में जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस आखिर क्या होता है। तो देखिए, जहां से हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब आप लोग समझिए कि डेटा कहां से हम लोग देते हैं। तो कीबोर्ड से डेटा दिए वहां प्रोसेस्ड होने के लिए, तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, आप लोग खुद सोचिए, माउस से हम लोग कुछ डेटा देते हैं या कुछ लेते हैं, तो देते हैं, तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। इसी आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप लोग समझिएगा, हम लोग जो दे रहे हैं वो डेटा दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं रिजल्ट, वो इंफॉर्मेशन होगा, वो कहां से, वो आउटपुट डिवाइस से। अब आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, मॉनिटर। हमारा जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर पे शो होता है, इसलिए हम लोग जो इंफॉर्मेशन होता है वो गेट करते हैं मॉनिटर से। अब स्टोरेज डिवाइस, अब आप ही बताइए कि कुछ चीज को हम लोग लिए, अब उसे तो स्टोर इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो दिमाग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत सारी चीजों को याद करेंगे, वहां सिर्फ कैलकुलेट किए। उसे स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अब प्रोसेसर जानते हैं आप लोग, तो मोबाइल भी जब खरीदते हैं तो कितना प्रोसेसर है, क्या है, ये सब चेक करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि आखिर प्रोसेसर होता क्या है। तो प्रोसेसर ही हमारे सारे प्रोसेस को समझिए, प्रोसेसर को ही ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही सारा प्रोग्राम को हैंडल कंट्रोल करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, मेन यही होता है। आजकल तो बहुत सारे प्रोसेसर आ गए हैं, क्वाड, ड्यूल प्रोसेसर, क्वाड प्रोसेसर, ऑक्टा प्रोसेसर। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ड्यूल, ऑक्टा। तो देखिए, जब पहले कब बना था तो एकदम प्रोसेसर बहुत बड़ा बना था, एकदम रूम इतना बड़ा बनता था, लेकिन अब तो एकदम स्मॉल चिप्स में प्रोसेसर आ गया है। सेमीकंडक्टर जैसे जैसे डेवलप किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर की मदद से ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, ये हमारा प्रोसेसर होता है, चिप्स। पहले तो एक रूम इतना बड़ा प्रोसेसर होता था, एक बार उससे सेट कहीं किया गया तो वहीं सेट रहता था। अब ये प्रोसेसर के अंदर इसे डिवाइड कर दिया जाता है। अगर दो भाग में डिवाइड किया गया तो ये डुअल कोड हो गया। अगर इसे अगर हम लोग इसे चार भाग में डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो ये हो गया आपको क्वाड को। और अगर इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये ऑक्टा कोड। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग का मोबाइल ही होगा, तो उसमें आप लोग हाई से हाई प्रोसेसर, एक बार में 2.6 GHz प्रोसेसर, माने 1 सेकेंड में ये इतने डेटा को 2.6 GB गीगाबाइट डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है, जो अभी एक वर्तमान का प्रोसेसर है। जब पहला प्रोसेसर बनाया गया था 404 1971 में, तो वो मात्र 4 KB डेटा को ही प्रोसेस कर पाता था, 4 बाइट डेटा को ही प्रोसेस कर पाता था। तो धीरे धीरे इन्वेंशन हो के आज तो 3 GB तक डेटा को 1 सेकेंड में प्रोसेस कर लेता है। अब हम लोग आगे समझते हैं, प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर ही मेन है। प्रोसेसर के बिना हमारा कंप्यूटर समझिए एक तरह से डंप मशीन है। प्रोसेस ही जब हम डेटा को नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, तो फालतू है। अब समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर देखिए, जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट को हम लोग छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं शॉर्ट टर्म में। अब जैसे देखिए, आपका सीपीयू को हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, उसमें फीलिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि फीलिंग्स तो खैर किसके छूने में आता है, किसके नहीं छूने में आता है, वो तो आप समझते हैं। जैसे दोस्त को आप छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो गया। तो समझ लिया हार्डवेयर क्या होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और अब क्लासिफिकेशन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनल कंपोनेंट, इसके क्लासिफिकेशन हो गए। अब सॉफ्टवेयर को समझते हैं। तो लॉजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम उसे छू नहीं सकते हैं। आप जैसे अब इंस्टाग्राम हो गया, तो आप बोलिएगा इंस्टाग्राम को तो हम छू सकते हैं, तो इंस्टाग्राम को आप नहीं छूते हैं, आप अपने स्क्रीन को छूते हैं। इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते इंस्टाग्राम को। फेसबुक आप नहीं छू सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर वो ऐसा डिवाइस हो गया जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसका सिर्फ लॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब सॉफ्टवेयर को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेन नहीं होता है, इसका जरूरी नहीं होता। मेन डिफरेंस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ट होता है आपके सिस्टम में। जैसे विंडोज आपने सुना होगा, अगर आप कंप्यूटर लेने जाए होंगे तो विंडोज पसंद करते होंगे, या मोबाइल में जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझ गए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका फोन लैपटॉप डब्बा मात्र रह जाएगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को ही शॉर्ट में एप्स कहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके बिना आपका मोबाइल चलेगा ये नहीं, वो जरूरी नहीं है। और ये जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसका डिजाइन किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। अब समझते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो जिस लैंग्वेज को मशीन समझता है उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन जो हम लोग कोड करते हैं उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप जो कोड कीजिएगा वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में, बाद में उसे कन्वर्ट किया जाता है, हम लोग आगे समझेंगे कैसे। तो मेन डिफरेंस आप लोग समझ गए कि जो मेन सिस्टम होता है जो मेन पहले से बिल्ड किया जाता है मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, और फिर जो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जो जरूरी नहीं होता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप समझते हैं कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तब बायोस में एक प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, तो वो बायोस को कमांड देता है। अब बायोस क्या करता है, अब बायोस सबसे पहले अब भेजता है होस्ट को पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। अब पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट क्या करता है समझते, वो चेक करता है कि सारा जो सिस्टम है, सारा जो कंपोनेंट है वो सही है या नहीं। वो चेक करेगा कि आपका माउस, कीबोर्ड, रैम, रोम, प्रोसेसर सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तो वो एक आवाज देता है, बीप करने का आवाज, पी ऐसे आवाज देता है, मतलब समझ जाता है कि हम सब कुछ सिस्टम सही है। अब इसके बाद ये MBR को भेजता है, एक तरह से इसको मतलब कि इंफॉर्मेशन देता है। अब ये MBR क्या होता है, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। इसको पता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। जैसे ही आप कंप्यूटर समझिए कि ऑफ कर दिए तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा प्रोसेसर, CPU आपका ऑफ मोड में चला गया, वो हार्ड डिस्क में चला गया। अब जब ऑन करना रहता है तो उसे हार्ड डिस्क से हम लोग प्राइमरी मेमोरी में लाते हैं। तो अब उसके लिए तो पता होना चाहिए कि कहाँ मेरा प्राइमरी मेमोरी है, मतलब कि मेरा हार्ड डिस्क में कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा गया है, तभी तो प्राइमरी मेमोरी में उसे लाएंगे। तो वो MBR को मालूम रहता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को, कि मेरा कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे ही इसे मालूम चल गया तो ये बता देगा पोस्ट, ये बता देगा बायोस को कि कहाँ है। तो फिर यहाँ से OS को लोड करता है। अब OS जैसे ही लोड हो गया उसके बाद OS लोड्स ऑल फाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा फाइल्स को लोड कर देता है। उसके बाद फिर हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। तो अब फिर इसे अब CMOS क्या होता है, तो देखिए बायोस जो होता है वो रोम में, इसका डिजाइनिंग रोम में किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी में। इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। रोम में जितने भी चीज उसे एडिट नहीं किया जाता। लेकिन जो CMOS होता है वो रैम में, वो वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल को आप लोग समझिए। एक बार जैसे आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप नॉन वोलाटाइल जो रैम होता है वो हमारा वोलाटाइल नेचर में होता है, मतलब कि एक बार अगर उसमें प्रोग्राम किए, पावर कट गया तो तुरंत आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, सेव नहीं हो पाया। लेकिन रोम में जो होता है वो नॉन वोलाटाइल, वो सेव रहता है हमेशा प्रोग्राम। लेकिन CMOS जो जिस पर काम करता है वो रैम पर काम करता है। इसीलिए CMOS में एक बैटरी लगा दिया जाता है, हमारे मदरबोर्ड में एक बैटरी CMOS को चलने के लिए, ताकि CMOS हमेशा काम करते रहे। जैसे आप कंप्यूटर ऑफ किए उसके बाद भी CMOS आपका काम करते रहेगा, क्योंकि मदरबोर्ड में एक बैटरी लगा दिया जाता है। अब वो बैटरी क्यों लगाया जाता है, जैसे आपका डेट एंड टाइम हो गया, तो डेट एंड टाइम में देखते होंगे आप लोग हमेशा काम चलते रहता है। आप जब खोलते होंगे तो आपका एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जो अभी है डेट टाइम वो रहता है। ऐसा नहीं कि आप जब बंद किए 3:56 पर और एक दिन बाद खोलिएगा तो 3:56 से ही खुलेगा, नहीं, उस समय जो टाइम रहेगा एक दिन बाद वो वहां से खुलेगा। वो हमेशा काम करते रहता है, उस CMOS के जरिए ही काम करता है।
और जब हम लोग बायोस में कुछ एडिट करना चाहेंगे, कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, तो वो जो सेव होगा, चेंज होके जो सेव होगा वो सीमॉस में ही चेंज होता है, सीमॉस में ही चेंज होता है। सीमॉस का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। चूंकि इसमें एक बैटरी लिथियम का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये कभी वोलाटाइल नेचर का होता है। अगर बैटरी खराब हो गया तो आपका सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। इसीलिए आप देखिएगा कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जहां पे बार बार टाइम को सेट करना पड़ता है, यानी कि उसका सीमॉस का बैटरी खराब हो गया है। अब हम लोग एक बार फिर से समझते हैं इसे कि कैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है। तो जैसे ही आप बटन टिपे, बूटिंग हुआ, जो उसे प्रोसेस को, सारा प्रोसेस ऑन करने का करता है वो बूटिंग। अब बूटिंग को शॉर्ट में समझते, उसका शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगा। जैसे ही हमने ऑन किया कंप्यूटर, बूटिंग प्रोसेस शुरू हो गया। बूटिंग प्रोसेस का अगर एक सेंटेंस में उसे समझना होगा तो समझिएगा कि जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम को बूटिंग कहते हैं। अब लाने का काम कैसे किया जाता है उसे समझते। तो सबसे पहले पोस्ट होगा, बायोस में जो पोस्ट में कोडिंग किया वो होगा पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। अब वो चेक करेगा कि हमारा सभी सिस्टम काम कर रहा है सही से या नहीं। उसके बाद वो मास्टर बूट रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड बताएगा कि कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा और हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। अब मैं समझता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।